Okay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज या पहला चैप्टर जो हम करने लगे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आखिर कर ही क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं और क्या मैनेज करना है। हर चीज का डेटा रखना। हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट निकालना मकसद है। इसीलिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए और कॉस्टिंग क्यों सीखी जाए, ताकि बस क्या हो गया, पढ़ नहीं रहे हो घर पे? तो फिर अभी पिछली क्लास में भी तो सारी यही चीजें हमने रिव्यू की थी कि हमें आखिर इसका कॉस्ट पता लगा के करना क्या है। वो तो फिर सब्जी वाले को भी पता है इसकी कॉस्ट क्या है, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट सब्जी वाले को भी पता है, फल वाले को भी पता है। वो क्यों करे एसीसीए, हम क्यों कर रहे हैं एसीसीए जब हमें भी ये इतना इजी तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत है? कॉस्टिंग जो हम अभी सीखेंगे उसके नतीजे में होगा क्या, कॉस्टिंग क्यों सीखें? ताकि हम इस प्रोडक्ट की सही प्राइस लगा सकें। सही प्राइस आएगी तो फिर सही प्रॉफिट हम लगा सकेंगे। ये और नो? क्या हो गया, बस आप हो यहाँ पे? वापस आ जाओ क्लास में। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग के क्या मतलब है? अकाउंटिंग का क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तुम घर पे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। ये तो इतना बेसिक है, इसको मतलब मैं क्या बताऊं आपको, बताएं। जब से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है मैं यही बकवास कर रही हूँ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, और यही बकवास कर रही हूँ कि आखिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट निकाल सके और उसकी फिर प्राइस सेट कर सके। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कोई नई बात थी जो मैंने अभी आपको बोली है? तो फिर क्यों नहीं याद थी? आधा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, आधा रह गया है बस। आधे में आप लोग को ये बेसिक भी अभी तक याद नहीं होगा तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी आगे आप किसका मत करोगे। अकाउंटिंग मीन्स, जल्दी बताइए, शाबाश लिखा हुआ भी है, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। ये दो ही चीजों का नाम तो अकाउंटिंग है। अगर मैं बोलूं एमबीबीएस डॉक्टर तो उसका क्या मतलब है कि वो किसका इलाज कर रहे हैं? जिस्म का। अब वो इंसानी जिस्म भी हो सकते हैं और जानवर का जिस्म भी हो सकता है, ये सुनो। इसी तरह अगर मैं बोलूं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग का मतलब क्या, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन किसकी, ट्रांजैक्शंस की। और ट्रांजैक्शंस किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? और बिजनेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी। इनकम एंड कैपिटल। ठीक, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के अराउंड कहानी घूम रही है और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन हो रहा है। लेन देन में कैश भी इन्वॉल्व है और लेन देन में कोई सामान, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस भी इन्वॉल्व है। और यही कैटेगरीज हैं जो एक बिजनेस में चीजें
मौजूद होती है। और इसी की अकाउंटिंग यानी इसी के रिकॉर्ड करने को और वैल्यू करने को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग में आएंगे तो सवालात क्या क्या हमसे पूछे जाते हैं, व्हाट टू रिकॉर्ड, बोलिए, to report, व्हाट टू रिकॉर्ड, वेयर टू रिकॉर्ड, हाउ टू रिकॉर्ड, to report, विच साइड टू रिकॉर्ड, which side, वेदर टू रिकॉर्ड और नॉट। whether to report or not. ये सारे वो सवाल हैं जो एड्रेस किए जाते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और वैल्यूएशन में सिर्फ एक ही सवाल को एड्रेस किया जाता है, विच इज एट विच अमाउंट शैल वी रिकॉर्ड। क्लियर। अब आइए हम सीखने क्या जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, जो कि एक लेमैन को भी पता है। क्या पता है कि प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्ट का यूनिट कॉस्ट कार्ड में क्या क्या लिखते हैं हम, मटेरियल, Material, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिससे क्या आ जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर इस पे हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगाते हैं तो क्या आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगाते हैं तो क्या आ जाता है टोटल कॉस्ट। ऐसा ही है। तो ये फॉर्मेट है जो हम सीख रहे होते हैं यूनिट कॉस्ट कार्ड में, और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। अब हम इन डिटेल स्पेसिफिकली अकाउंटिंग फॉर मटेरियल को देखेंगे सिर्फ इस चैप्टर में। और आज की क्लास उसी पे खत्म हो जाएगी, लेबर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में हमें यही तो देखना है कि रिकॉर्ड कैसे करें इस मटेरियल को, किस खाते पे करें, करें या ना करें, किस साइट पे करें और कब करें, और वैल्यूएशन इस मटेरियल को किस वैल्यू पे करें, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मटेरियल देखना होगा कि कितने टाइप्स ऑफ मटेरियल हमारे पास होते हैं काम करने के लिए। पढ़िएगा। material can be classified according to the substance that make them up, how they are measured, or their physical properties. Materials can be classified according to the substances that make them up, how they are measured, and their physical properties. Make them up, ये मटेरियल किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का। आपकी चेयर किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। लेकिन वो वाली चेयर किसकी बनी हुई है, उसमें कुशन भी है। और ये एलसीडी किसका बना हुआ है, इसमें शीशा ग्लास टेक्निक पीछे वायरिंग वगैरह। ये बोर्ड किसका बना हुआ है। हर एक मटेरियल का जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो डिफरेंट है। अब अगर आप मार्केट से एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसका नाम है कोका कोला, तो वो किस मटेरियल से बना हुआ है, इसकी बॉडी प्लास्टिक की और नहीं। और अंदर लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड है वो लिक्विड है, वो फ्लूइड है, उसका सब्सटेंस डिफरेंट है, लिहाजा उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। आप खाने का कुछ लाते हो तो वो क्या है, सॉलिड है, तो उसकी प्राइसिंग डिफरेंट होगी। तो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द substances दैट मेक देम अप, नंबर वन। नंबर टू, हाउ दे आर मेजर्ड। अब लिक्विड है तो उसकी मेजरमेंट किस में होगी, लीटर्स में। कपड़ा है तो उसकी मेजरमेंट किस में होगी, मीटर्स में। कोई डिस्टेंस है, मीटर्स किलोमीटर्स में। यस और नो। कोई अगर सॉलिड चीज है तो वजन केजीज में। यस और नो। तो ये सारे किस किस तरह मेजर किया जा रहा है उस मटेरियल को, ये भी मैटर करता है। और आखिरी चीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये फ्लूइड है, ये गैस फॉर्म में है। ये सारी उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इस कलर का होता है, ये उस कलर का होता है, इसकी ऐसी खुशबू होती है, इसकी ऐसी खुशबू होती है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट, यू कैन सी दैट मटेरियल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं, कलर, शेप। पढ़िए। Color, shape, fire resistance, water resistance, अब्रेसिवनेस, abrasive, फ्लेक्सिबिलिटी flexibility, एंड क्वालिटी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब आइए, मटेरियल को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो कोई प्रोडक्ट बनाने में, जो अभी रॉ शक्ल में होता है, जिसको प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तब जाके वो किसी प्रोडक्ट में तब्दील होता है, दैट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, लकड़ी,
रॉ मटेरियल, उसको कटिंग करेंगे, प्रोसेस में लाएंगे तो फर्नीचर बनेगा, बेड बनेगा, कुर्सी बनेगी, अलमारी बनेगी। नहीं करेंगे तो वो रॉ शक्ल में, राइट। इसी तरह खाने के इंग्रेडिएंट्स रॉ है, अनियंस, आलू, गोश्त रॉ है, सब्जी। अब उसको जब कटिंग करेंगे, कुक करेंगे, मसाले डालेंगे, प्रोसेस से गुजारेंगे, फ्राई करेंगे, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल में आएगा। चाइनीज खाना या बिरयानी या जो भी फिर बनेगा, राइट और रॉन्ग। तो रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरा है फिनिश गुड्स। जाहिर है जब रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कर देते हो तो उससे क्या निकल करके आता है? फिनिश गुड। पढ़िए। Finished good is a product ready for sale or और dispatch. डिस्पैच, जो तैयार हो सेल के लिए या डिस्पैच के लिए। और फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी खाना चढ़ा हुआ है चूल्हे पे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरह जो लकड़ी है वो मशीन से कट रही है, या अभी उसकी शेप बन रही है, या उसमें कोई कील ठोक रहा है, या उसकी पेंटिंग चल रही है, तो वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, ना वो रॉ शक्ल में है, ना वो फिनिश गुड्स है, वो बीच की शक्ल है। इट्स गोइंग थ्रू द प्रोसेस। नेक्स्ट, आपको याद होगी वो शूज की वीडियो हमने देखी थी, शू मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो उस वक्त प्रोसेस में था, ना वो रॉ शक्ल में था, ना वो मुकम्मल शक्ल में था। अब आइए नेक्स्ट, ऑर्डरिंग इन्वेंटरी। इन्वेंटरी किसे कहते हैं अब्बास? कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर अपना सामान स्टोर रखा है। इन्वेंटरी किसे कहते हैं? इन्वेंटरी का उसको होता है मतलब कोई भी जिसका भी वो शख्स कारोबार कर रहा है, अगर मेरा कारोबार मार्कर का है तो मार्कर्स मेरे लिए क्या है? इन्वेंटरी। अगर मेरा कारोबार सुपर मार्ट का है, मेरा कोई सुपर मार्ट है, तो सुपर मार्ट में जितनी भी चीजें मौजूद है वो क्या है मेरे लिए? इन्वेंटरी। इसी तरह अगर मेरे पास, मेरा कारोबार जो है वो कपड़ों का है, कपड़ों की दुकान है, तो मेरी इन्वेंटरी क्या है? क्लोथ्स। तो ऑर्डरिंग इन्वेंटरी, मतलब वो तो गोदाम होता है। वेयर जहां रखा होता है सामान उसको वेयर हाउस या गोदाम बोलते हैं, लेकिन जो सामान रखा है वो आपकी इन्वेंटरी है। वो क्या है? आपकी इन्वेंटरी है। सो व्हेन द स्टोर कीपर, पढ़िएगा। When the storekeeper places an order for materials, the amount that will be ordered will be dependent upon the sales and or manufacturing plans for the इमीडिएट फ्यूचर। immediate future. जब स्टोर कीपर एक ऑर्डर प्लेस करता है मटेरियल का, अमाउंट जो है वो ऑर्डर की जाती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? सेल्स पे, डिमांड पे, कि आपने कितनी सेल करनी है या आपकी डिमांड कितनी है, मैन्युफैक्चर कितना करना है, आपका प्लान क्या है। तो उस हिसाब से आप माल मंगवाते हो। क्या मंगवाते हो? रॉ मटेरियल्स या माल मंगवाते हो। अब आइए ये फॉर्मूला जरा अपने पास लिख लीजिए। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is equals to
units sold plus units in closing inventory minus units in opening inventory minus units in opening inventory. दूसरा फॉर्मूला भी लिख लीजिए. Materials purchases is equals to materials usage. Materials purchases is equals to materials usage plus closing inventory material minus opening inventory material. Plus closing inventory material minus opening inventory material. ठीक है. अब ये दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं और ये याद करना है आपको. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है आपसे. आपसे हो सकता है पूछा जाए कि जरा बताओ कि यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यानी जो माल अब इन्वेंट्री में स्टॉक में रखा रह गया, जो नहीं बिका, जो पड़ा हुआ है. तो कैसे पता लगाओगे? क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए, यानी मैन्युफैक्चर किए गए, कितने यूनिट्स बिक गए हैं और कितने यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री में रखे हुए थे. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स आप कैसे पता लगा लोगे? आप इस फॉर्मूले पे जो डेटा गिवन है क्वेश्चन पे वो लगाओगे और यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री को यू विल डील एज एक्स, यू विल ट्रीट एज एक्स. सो एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये बेसिक इक्वेशन बन गया मैथ्स का. ठीक है. फर्स्ट करें, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1000, यूनिट सोल्ड 900, यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें नहीं पता, यूनिट्स इन ओपनिंग इन्वेंट्री 100. तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है. अब आपको एक्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? 1000, ये नंबर इधर आ जाएगा इक्वल टू के -900, ये नंबर इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +100 इज इक्वल्स टू पीछे क्या रह गया? एक्स. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. आई थिंक एक्स इज इक्वल्स टू कितना? मेंटल मैथ्स. गेटिंग द पॉइंट? इसी तरह मटेरियल परचेजेस इज इक्वल्स टू मटेरियल यूसेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी मटेरियल माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी मटेरियल. अब आपको बहुत गौर से रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि आखिर आपसे सवाल पूछ क्या रहा है. क्या आपसे सवाल यूनिट्स पूछ रहा है, क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स, या आपसे सवाल पूछ रहा है मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंटरी? तो जो भी सवाल पूछ रहे हैं तो आप वही फॉर्मूला फिर अप्लाई करोगे. क्लियर? अब जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल को जरा ट्राई कीजिए खुद से. एग्जाम्पल सामने. अ बिजनेस बाइज डेल्टास, प्रोडक्ट का नाम है डेल्टास, पुट्स देम थ्रू. अब देखो मैं ठहर ठहर के पढ़ रही हूँ ताकि समझ आए. थ्रू अ फिनिशिंग प्रोसेस. चलिए ठीक है. बिजनेस खरीदता है डेल्टा और फिर उसको एक फिनिशिंग प्रोसेस से गुजारता है एंड देन सेल्स देम, यानी वो रॉ मटेरियल उसका क्या है? डेल्टा. फिर उसको प्रोसेस करता है तो फिनिश गुड में तब्दील करता है. पहला सेंटेंस क्लियर हो गया. नेक्स्ट. एट द बिगिनिंग ऑफ जून, एट द बिगिनिंग ऑफ जून का क्या मतलब हुआ? ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री. The store's manager realizes that there are only
35 डेल्टास इन इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या है, और वो भी रॉ मटेरियल, कितनी 35। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे अपने पास डेटा लिखते जाओ। एंड वांट्स टू नो हाउ मेनी ही विल नीड टू ऑर्डर इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और वो ये पता लगाना चाहते हैं कि हर महीने मुझे कितना मजीद ऑर्डर करना पड़ेगा। He ascertains that planned sales for the next 3 months and planned closing inventories of deltas and units are as follows। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये planned sales है कि 120 यूनिट सेल होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है 60 यूनिट्स, फिर जुलाई में 150 यूनिट सेल होंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 70। तो हम पहले जून का ही ले लेते हैं क्योंकि जून का हमें ओपनिंग पता है 35 और जून की सेल्स कितनी है 120 और जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 60। अब हमें पता क्या लगाना है, हाउ मेनी डेल्टास मस्ट ही ऑर्डर इन ईच मंथ, हर महीने उसको कितना ऑर्डर प्लेस करना है या परचेज करना है। क्या परचेज करना है, डेल्टा। अब बताओ कि वो जो दो फॉर्मूलाज तुमने ऊपर लिखे हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये पता लगाना। दूसरा मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज का यूज करोगे, करो, ट्राई करो। सिर्फ जून का निकालो, मुझे जून का पता लगाओ, बताओ। ये जो है जून का तो है जुलाई में निकाल लो अभी। जून का क्या है आपके पास, देखें। आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है बताइए। मटेरियल परचेजेस का क्या लिखा हुआ है, मटेरियल यूसेज मटेरियल यूसेज प्लस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल माइनस माइनस ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल मटेरियल, फिर इज इक्वल्स टू मटेरियल। मटेरियल परचेजेस। ठीक है, मटेरियल यूसेज का क्या मतलब है कि जितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास कितना इस्तेमाल हो रहा है तो मेंशन ही नहीं है, हमारे पास तो सेल्स का जिक्र है। तो यानी ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यूनिट्स वाला। जरा यूनिट्स तो बताइए। यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल यूनिट्स प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड यूनिट्स सोल्ड प्लस प्लस यूनिट क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स माइनस माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स। तो यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो सब यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें नहीं पता, ठीक है। यूनिट सोल्ड हमें पता है क्या है, जून का 120, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हमें पता है जून का 60, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है
35 में। तो हमें कितना प्रोडक्शन के कितने प्रोड्यूस करने हैं? करीब मैक्सिमम जितने हो रहे हैं। कैलकुलेट कीजिए, बताइए। इस 145। 145 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, प्रोड्यूस। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी डेल्टास मस्ट ही ऑर्डर इन ईच मंथ। तो यानी यहाँ पे कहानी आपकी रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑर्डर का मतलब है आपको अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है मटेरियल परचेजेस। ऑर्डर आप यहाँ पे देंगे ना, परचेज का मतलब तो यही होता है कि ऑर्डर यहाँ हो रहे हैं, यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो 145 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कितना माल ऑर्डर करना पड़ेगा? तो इन शॉर्ट ये जो प्रोडक्शन है ये मेरी यूजेज निकल करके आ गई, यूजेज है ना। तो अब इसको मैंने क्या किया, 145 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल। क्या मटेरियल के बारे में यहाँ जिक्र है? नो। यानी कि अगेन ये फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकती, यानी कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, आइए जरा हम इसको सोल्यूशन में देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ डेल्टाज टू ऑर्डर इज 145, जो हमने यहाँ पे पता लगा। तो यूनिट्स प्रोड्यूस ये जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस करने के लिए यूनिट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे विच इज 140। लेकिन एग्जाम में जो है ना, ये एक एग्जाम्पल सम था इसलिए इसमें ऐसा गिवन है, बट एग्जाम में बहुत स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन, परचेज मतलब ऑर्डर। मतलब यहाँ जो था ना, हाउ मच मस्ट ही ऑर्डर इन ईच वन, वो उन्होंने इसी को कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इट्स दिस। बट चूंकि डेटा नहीं गिवन था और ये जस्ट एन एग्जांपल सब था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि फॉर्मूला एप्लीकेशन कैसे हो रही है, जिस वजह से इन्होंने इस तरह। अब आइए जून का हो गया, अब जुलाई का निकाल लें। जुलाई का कैसे निकालेंगे? जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो जून की क्लोजिंग है वो जुलाई की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। जो जून की क्लोजिंग है वो जुलाई की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो कैसे बनेगी ओपनिंग? ये 60 और 145 है इधर। 145 नंबर ऑफ डेल्टास टू ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस करना है आपने। और आपके पास जो सेल हो रही है वो 120 यूनिट्स सेल हो रहे हैं, और जो ओपनिंग माल आपके पास रखा हुआ है वो 35 यूनिट्स रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जुलाई की प्लान्ड सेल्स 150, जुलाई की क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंशन्ड है 70, जुलाई की ओपनिंग इन्वेंट्री, इसकी जो क्लोजिंग है वो जुलाई की ओपनिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे आप उसको लेस 60 करना है। यहाँ पे इन्होंने 60 क्यों नहीं किया? रीजन 60 क्यों नहीं किया होगा? इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब दोनों को दिखाया था 70 है जुलाई में भी। नहीं नहीं, क्लोजिंग 70 है और जून में 60 है ना क्लोजिंग। जून में क्लोजिंग 60 है, तो जून की क्लोजिंग है वो जुलाई की ओपनिंग बनेगा। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग में इन्होंने 0 लिया, या तो ये टाइपिंग एरर है, 6 मिसिंग है। हम्म, जी बिल्कुल, टाइपिंग एरर है। आप देखें 220 माइनस 60 करें तो आपको 160 आंसर है। 220 माइनस 60 करें, इसमें वैसे ही आएगा वैसे ही तो 20 माइनस करेंगे 40 ठीक है, तो 160 आएगा।
तो अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आप 6 ऐड कर लीजिएगा, 60। तो जो जून की क्लोजिंग है वो जुलाई की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। जो जुलाई की क्लोजिंग है वो अगस्त की क्या बन जाएगी, ओपनिंग। ये बात क्लियर है। जो पुराने महीने की क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिकली न्यू महीने के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी। तो अब इसी तरह जुलाई और अगस्त का फाइंड आउट कीजिए, अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वन। This is June की closing.
क्या आंसर है? जुलाई का इसका बस 160, और जो अगस्त का? ऑगस्ट जल्दी 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 जल्दी। समझ आया इसका फॉर्मूला की एप्लीकेशन कैसे हो? हो गया। इसकी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो उसकी ओपनिंग बनी गई। ओपनिंग बनी। क्या आंसर है? वेरी 110। अब आइए रॉ मटेरियल्स, अगला एग्जाम्पल। Next example, XYZ company produces three products, X, Y, and Z. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बस मैं हम्म।
ये इसी साल तक के लिए वैलिड है। हम्म। ओके। XYZ company produces three products X, Y, and Z. For the coming accounting period, the following sales usage and inventories are planned. Sales product X 2000 at the rate $100 each. Sales product Y 4000 at the rate $130 each. Product Z 3000 units at the rate $150 each. तो यहाँ पे सेल यूनिट्स के हवाले से बताए गए हैं, उसकी क्वांटिटी भी और उसकी सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट। फिर रॉ मटेरियल के लिए डेटा दिया हुआ है कि प्रोडक्ट एक्स में तीन रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉ मटेरियल 11, 22 एंड 33। तो प्रोडक्ट एक्स में 5 RM11, 2 RM22 दरकार हैं। प्रोडक्ट वाई में 3 RM11, 2 RM22 एंड 2 RM33 रिक्वायर्ड है। प्रोडक्ट Z में 2 RM11, 1 RM22 and 3 RM33 required है। Cost per unit of material given है। Finished inventories opening और closing given। ठीक है, अब आपके पास दोनों फॉर्मूलाज भी गिवन है। आपने देखना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला पहले अप्लाई करके क्या फाइंड आउट करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है। ये रॉ मटेरियल की भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है और रिक्वायरमेंट कह रही है कैलकुलेट द रॉ मटेरियल्स टू बी परचेज्ड फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्या पता लगाना है? मटेरियल परचेजेस। लेकिन मटेरियल परचेजेस पता लगाने के लिए पहले ये तो पता हो कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो जितनी प्रोडक्शन होनी है तो उसमें जितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है पर यूनिट पे, वो हम ले जाएंगे इधर और फिर से फाइंड आउट। अब ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, नेक्स्ट लेवल का सवाल है, लेकिन आई वुड लाइक यू कि आप ट्राई तो करें। इसको स्टार्ट तो करें, कहाँ से शुरुआत करें क्या? पहले ये फॉर्मूला से शुरुआत होगी, मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ। पहले ये फॉर्मूला से शुरुआत होगी ताकि आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पता लगा सके। एक दफा यूनिट प्रोडक्शन पता लग जाएगी तो फिर आपको पता है कि पर यूनिट ऑफ एक्स वाई जी में कितना कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। तो आप टोटल पता लगा सकते हो कि फिर मुझे पर मटेरियल टोटल यूजेज कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल कितना है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल गिवन है, तो मटेरियल परचेजेस आराम से निकल आए। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट्स दे रही हूँ इसको ट्राई आउट करने के लिए। आप इसको यूज करके
सर नीचे होगा आंसर, क्वेश्चन निकलेगी का आंसर होगा। नीचे करो ना आंसर, देखने नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन भी क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, खाली आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो देखना पड़ता है ना, क्वेश्चन तो नीचे तो दिया रहा है, क्वेश्चन ही नहीं आ रही है। क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, क्या देखो उसमें। ये रहा ऊपर चली गई ये, और ये लाइन दी वो ओपनिंग ये बस बोलेगी कि बच्चे पहले पढ़ लो कि बस पूरा करके बैठे। कुछ हुआ? हम्म। बस ये आलम निकालनी। यूनिट्स प्रोड्यूस निकाल लिया, वेरी गुड। कितना आ रहा है? इस पहला जो है वो 21 हम्म। 2100, दूसरा 4200, तीसरा 31, वेरी गुड, एटलीस्ट ये तो निकाला। अब आइए रॉ मटेरियल। तो अब आपको पता है कि टोटल प्रोडक्शन 2100 है, बाद 4200 एंड 3100, और 2100 को हम पहले देखते हैं। 2100 में कितना RM11 इस्तेमाल हो रहा है? एक्स में कितना RM11 इस्तेमाल हो रहा है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2100 करोगे, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2100 करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना RM11 और कितना RM22 इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट एक्स में। जब प्रोडक्ट एक्स का आपको पता चल जाएगा, RM11 टोटल और RM22 टोटल, फिर आप प्रोडक्ट वाई का निकालोगे इसी तरह। 4200 मल्टीप्लाई बाय जो एक यूनिट का लग रहा है, फिर इसी तरह प्रोडक्ट जेड का निकालोगे और फिर टोटल कर लोगे। जब टोटल कर लोगे तो ये वो टोटल है जिसको आप कहोगे मटेरियल यूसेज। इतना माल तुम्हें चाहिए ये प्रोडक्ट एक्स वाई जेड बनाने के लिए। अब इतना माल तुम्हें ये चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग माल गिवन है, तो क्या तुम मटेरियल परचेजेस नहीं निकाल सकते? निकालो। ऊपर नीचे करते रहना अपने उससे, जो जो इंफॉर्मेशन देखनी। इसे ऊपर ही कर क्वेश्चन आवश्यक नहीं। क्या है वो? तो एक देख रहे तो चाहिए यहाँ से लेकिन सी क्वेश्चन
Okay. Terus aku sendiri. Kalau computer nanti untuk staying. Jadi kita bisa pakai. Bicara untuk sila teknik kita jadi students karena first ini ada khas untuk presentasi. Ya itu ini. Done?
देखो क्या देखना है। 29. Okay, 29 300. 15,700 एंड 17,900 700, ठीक है। अब उसके बाद फॉर्मूला एप्लीकेशन सिंपल। चार महीने सितंबर अक्टूबर नवंबर अगस्त में शुरू करना मोबाइल दो महीने लगभग ना डायरेक्ट बेसिक हम सेकेंड से सेकेंड medicine ऐसे टेक्नोलॉजी से स्टार्ट नहीं होना और तो हमारे बनाएंगे जर्मनी में यूनिवर्सिटी
डन। आंसर निकला। क्या आंसर आ रहा है? 26,300। ठीक है, वेरी गुड। 14,700। वेरी गुड। और तीसरा बनेगा 13,700। वेरी गुड, समझ आया। अटकल आई कैसे हो रहा है अप्लाई फॉर्मूला। अब इसको आप जब कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वैल्यू में आंसर आ जाएगा, डॉलर्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल है, ट्राई कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे है जो ऊपर वाला एग्जाम्पल सम था, लेकिन जरा शॉर्टर फॉर्म है, वो बहुत लंबा था, ये जरा छोटा सा।
Yes, क्या आंसर आ रहा है? 16, 7, 750. 17,650. Material required for production 3,300 multiplied by 5.5 kg, 18,150 less opening at closing, तो आपके पास आ जाएगा। क्या गड़बड़ हुई? क्या मिस्टेक हुई? पहले यही करा था। तो फिर चेंज क्यों किया? चलें जी, आज हम यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। हमने इसकी कैलकुलेशन बेसिकली की है थोड़ी सी, और अब हमें आगे अकाउंटिंग में इसका देखना है कि भाई ये कहाँ रिकॉर्ड होता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ रिकॉर्ड होगा, एंड बस इसकी नॉलेज है। उसके बाद फिर हमारे पास लीफो फीफो का पूरा सिस्टम है, वो हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये सब हम अब कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? कोई सवाल यहाँ तक? जो फॉर्मूलाज थे वो समझ आया आपको? उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी वो समझ आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-2 मार्क के सवाल में आता है अक्सर। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, घर जाके रिवाइज जरूर